प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का पहला पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे बाजार के कौन से मुख्य रूप हैं। तो बाजार के जो मुख्य रूप हैं इसमें कौन कौन से हैं, देखिए। अर्थशास्त्र में बाजार को दो रूप में बांटा गया है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार संरचना के दो चरम बिंदुओं पर पूर्ण प्रतियोगिता और एक एकाधिकार है। तो इस तरह से बाजार के जो दो मुख्य रूप हैं इसमें पहला है पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। और जो इस बाजार संरचना के चरम बिंदु हैं इसमें पहला हो गया पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और एकाधिकार में एक विक्रेता होता है और क्रेता बहुत अधिक होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि बाजार में बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। एक विक्रेता के बाजार में प्रवेश करने से या बाजार से निकलने पर कीमत पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादक होने के कारण एक उत्पादक का जो वस्तु है वो बहुत नगण्य होती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाएं देखिए। इसमें प्रोफेसर लेफ्टविच के द्वारा परिभाषा दी गई है। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है और उनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। दूसरी परिभाषा श्रीमती रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता है या पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार की क्या विशेषता है। सबसे पहला, प्रत्येक उत्पादक बाजार की पूरी आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि अकेला बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। दूसरा, प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु समान होती है। तीसरी विशेषता है, प्रत्येक उत्पादक बाजार में उपलब्ध उत्पादन तकनीक तक पहुंच रखता है। चौथी विशेषता, किसी भी नए उत्पादक के बाजार में आने पर अथवा बाजार में उपस्थित किसी उत्पादक के बाजार से निकलने पर कोई रोक टोक नहीं होती। पांचवी विशेषता है, बाजार में उपस्थित क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के संबंध में पूरा ज्ञान होता है। छठा, उत्पादन के साधन पूरी तरह गतिशील होते हैं। सातवीं विशेषता है, बाजार में किसी भी तरह के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होते, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी भी क्रेता को और विक्रेता को बाजार में आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, एक फर्म की संप्राप्ति, बाजार कीमत और उसके द्वारा बेची गई मात्रा में संबंध। कुल संप्राप्ति मतलब होता है आगम, रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बराबर होता है कीमत को अगर हम बेची गई मात्रा से गुणा कर देते हैं तो कुल संप्राप्ति या आगम निकल जाता है। और कीमत निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कुल आगम में या कुल संप्राप्ति में बेची गई वस्तु की मात्रा का अगर भाग दे दिया जाता है तो वस्तु की कीमत निकल जाती है। और अगर बेची गई मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे? कुल संप्राप्ति में या कुल आगम में वस्तु की कीमत का अगर भाग दे दिया जाए तो बेची गई मात्रा निकल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, बेची गई मात्रा यहाँ पे दिखा रखी है। अगर मान लीजिए कीमत 10 रुपया है और बेची गई मात्रा 0 है तो कुल संप्राप्ति 0 होगी। अगर कीमत 10 रुपया है
और 10 रुपये में एक वस्तु बेची गई तो कुल संप्राप्ति कितनी हो गई? 10 को 1 से गुणा कर देंगे, 10 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कीमत 10 रुपया है और 4 वस्तु बेची गई हैं, तो 4 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 40 आ जाएगा। इसी तरह से बेची गई मात्रा अगर 7 है, कीमत 10 रुपया है, तो कुल संप्राप्ति कैसे निकालेंगे? बेची गई मात्रा 7 को कीमत 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो इस तरह से कुल संप्राप्ति कैसे निकालते हैं? बेची गई मात्रा को अगर हम वस्तु की कीमत से गुणा कर देते हैं तो कुल संप्राप्ति या कुल आगम निकाल सकते हैं। अब है औसत आगम। औसत आगम किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम होती है। कुल आगम को बेची गई मात्रा से विभाजित करके औसत आगम निकाल सकते हैं। तो औसत आगम बराबर क्या हो गया? कुल आगम या कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा का अगर भाग दे दिया जाए तो औसत आगम निकल जाता है। तो औसत आगम बराबर कुल आगम बट्टे बेची गई मात्रा। और सीमांत आगम क्या होता है? किसी फर्म द्वारा अपनी वस्तु की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। तो यहाँ पर सीमांत आगम का मतलब क्या हो गया? ये अगर कुल आगम में जो परिवर्तन हो रहा है इसमें बेची गई मात्रा में परिवर्तन का भाग दे दिया जाए तो सीमांत आगम निकल जाता है। तो सीमांत आगम बराबर कुल आगम में परिवर्तन बट्टे बेची गई मात्रा में परिवर्तन। अब पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की औसत आगम और सीमांत आगम रेखा देखिए कैसे बनाते हैं या निकालते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई अकेली फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तुएं निश्चित प्रचलित कीमत पर ही बेचनी होती हैं। इस प्रकार फर्म की दृष्टि से कीमत स्थिर होती है और इस कीमत पर वस्तु की कोई भी मात्रा बेची जा सकती है। कीमत स्थिर होने पर औसत आय भी और फिर सीमांत आय भी स्थिर होगी। ये दोनों वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक दूसरे के अंदर समाये हुए होते हैं। क्योंकि बाजार में केवल एक ही कीमत प्रचलित है जिससे औसत आगम सीमांत आगम कीमत के बराबर बने रहते हैं। यह क्या हो गया? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम बराबर होता है सीमांत आगम के और ये बराबर होता है कीमत के। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम सीमांत आगम और कीमत बराबर होते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पूरे बाजार में वस्तु समरूप होती हैं और वस्तु की कीमत पूरे बाजार में समान होती है। तो वस्तु की कीमत समान होने से औसत आगम ये सीमांत आगम और कीमत समान होते हैं। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम सीमांत आगम और कीमत को हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस में उत्पाद दिखा रखा है और वाई एक्सिस में कीमत दिखा रखी है। तो एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा खींचिए। ये कौन सी रेखा है? इसमें है ए आर। ए आर का मतलब हो गया एवरेज रेवेन्यू, इसका मतलब औसत आगम। ये बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया सीमांत आगम और ये बराबर है कीमत के, पी मतलब प्राइस। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम सीमांत आगम और कीमत तीनों बराबर हैं और ये जो एक्स एक्सिस है उसके समांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्तकर्ता तथा मात्रा नियोजक होती है। यानी
पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्यों फर्म जो है वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए एक अकेली फर्म वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डालती है। तो एक उद्योग के अंतर्गत जितनी फर्म होती हैं वो सब जो हैं कीमत प्राप्तकर्ता होती हैं और उसी कीमत पर वो वस्तु की मात्रा का नियोजन करती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है, वो कीमत निर्धारित नहीं कर सकती है। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं। इसमें देखिए पहले ग्राफ में दिखा रखा है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। यहाँ पे देखिए डी वक्र जो है ये एस वक्र को ई बिंदु पर काट रहा है पहले वाले ग्राफ में। तो ई जो है ये संतुलन बिंदु हो गया, यहाँ पे कीमत निर्धारित होती है। तो कीमत क्या हो गई, ओ पी वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है और इस समय मांग कितनी है, ओ क्यू के बराबर, पूर्ति कितनी है, ये भी ओ क्यू के बराबर है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कीमत निर्धारण है ये मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा होता है। और इसी तरह से दूसरे ग्राफ में देखिए, यह भी आपने पहले भी देखा, इसमें दे रखा है यहाँ पर एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा है। यहाँ पे ये रेखा किसके बराबर है, कीमत जहाँ पर निर्धारित हुई है ये कीमत को प्रदर्शित कर रही है और जितनी कीमत है वो किसके बराबर है, औसत आगम और सीमांत आगम के, या एवरेज रेवेन्यू बराबर किसके हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू के। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये कीमत को निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री या प्राइस मेकर इसको कहते हैं, ये कीमत निर्धारित करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो ग्राफ होता है ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा है, ये ग्राफ किस चीज का है, डी ग्राफ का मतलब है मांग वक्र है। ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र इसको कहते हैं, जहाँ पे औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। और कीमत कितनी हो गई, इस ग्राफ के द्वारा दिख रहा है ओडी कीमत है। तो औसत आगम बराबर सीमांत आगम और ये कीमत के बराबर है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो ग्राफ है ये मांग वक्र वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होने के कारण बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं सकता। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए एक समान कीमत देनी पड़ती है, यानी औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूरी तरह से लोचदार होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो व्यक्ति खरीद रहा है या क्रेता है उसको प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए समान कीमत देनी पड़ती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सदैव स्थिर रहती है और एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। एक कीमत स्वीकार फर्म का कुल आगम वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा की होती है। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अभी हमने देखा औसत आगम सीमांत आगम कीमत बराबर होते हैं। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में वृद्धि समान दर से होती है। कुल आगम वक्र मूल बिंदु से शुरू होकर ऊपर की ओर को उठता है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान है, इसलिए कुल आगम में वृद्धि समान दर से होती है। इसलिए
जो एक कीमत स्वीकार फर्म का कुल आगम वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा होती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए किस तरह का होता है। यहाँ पे दे रखा है एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है उत्पादन और वाई एक्सिस में लिखा हुआ है आगम। अब देखिए आगम का मतलब रेवेन्यू कितना मिल रहा है करके। अब यहाँ पे देखिए कीमत कितनी है, ओपी के बराबर है। यहाँ पे देखिए इसमें पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग कीमत निर्धारक होता है, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। कोई एक फर्म बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं करती। चूंकि कीमत निश्चित होती है इसलिए क्या होता है, औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। इस कीमत पर प्रत्येक फर्म जितनी चाहे वस्तु की मात्रा बेच सकती है, इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में समान दर से वृद्धि होती है। कुल आगम टीआर या टोटल रेवेन्यू वक्र मूल बिंदु ओ से शुरू होकर ऊपर की ओर उठता है। कुल आगम वक्र के मूल बिंदु से शुरू होने का कारण यह है कि शून्य उत्पादन पर कुल आगम जो टोटल रेवेन्यू भी शून्य होता है। कीमत की दी हुई स्थिति में उत्पादन के बढ़ने पर कुल आगम भी बढ़ता जाता है। अब देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म की शर्तें। इसमें क्या शर्तें हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में उस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा जहां कुल आगम कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है, जहां पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है और सीमांत लागत वक्र जो है सीमांत आगम वक्र को जब नीचे से काटता है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर उत्पादन दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पर सीमांत आगम औसत आगम या हम कह सकते हैं कीमत है। तो एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा है, तो ये क्या दिखा रही है हमको, ए आर बराबर एम आर, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू के दिखा रही है। और एक वक्र इसमें दिख रहा है हमको एम सी वक्र, मार्जिनल कॉस्ट, ये इसको कहते हैं सीमांत लागत वक्र है ये। अब देखिए सीमांत लागत वक्र नीचे से ऊपर की ओर को जा रहा है। ये दो बिंदु पर काट रहा है, एक तो ए बिंदु पर काट रहा है और दूसरा बी बिंदु पर काट रहा है। लेकिन ए बिंदु पर जो काट रहा है इसमें ये ग्राफ कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर को जब आ रहा है ये तब काट रहा है। लेकिन जो बी बिंदु है यहाँ पर ये ग्राफ एमसी ग्राफ इसको कैसे काट रहा है, जो औसत आगम की रेखा है इसको कैसे काट रहा है, नीचे से काट रहा है। तो अभी हमने देखा जो अधिकतम लाभ होता है फर्म को वो कहाँ पर होता है, जब सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। और दूसरा ये जो सीमांत लागत वक्र है ये सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है। तो बी बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु है क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अब देखिए यदि फर्म उत्पादन की y1 मात्रा उत्पादित करती है तो MC ग्रेटर देन MR होता है और फर्म को हानि उठानी पड़ती है। और दूसरी तरफ फर्म y1 उत्पादन को बढ़ाती है तो फर्म का MC इज स्मॉलर देन MR होता है तथा फर्म को उत्पादन बढ़ाने पर लाभ प्राप्त होंगे। फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना उस समय तक जारी रखेगी जब तक सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर नहीं हो जाती। अब इसमें देखिए यदि अल्पकाल में एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत AVC से कम होगी तो कोई भी लाभ अधिकतमीकरण फर्म उत्पादन नहीं करना चाहेगी। ग्राफ में देखिए फर्म B कीमत से नीचे उत्पादन नहीं करेगी। इस दशा में वह उत्पादन बंद करके केवल स्थिर लागतों की हानि ही उठाएगी। ऐसा करने पर
फर्म की हानि न्यूनतम हो जाएगी। Y1 स्तर पर उत्पादन करने पर फर्म को P1DE क्षेत्र के बराबर नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि हानि स्थिर लागत या FC फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाती है तो फर्म का उत्पादन शून्य होगा। अतः औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु से नीचे कीमत पर कोई फर्म सकारात्मक उत्पादन नहीं करेगी। यह हम कह सकते हैं अल्पकाल में एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है तो कोई भी लाभ अधिकतमीकरण फर्म उत्पादन नहीं करना चाहेगी। और देखिए दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म बाजार कीमत के न्यूनतम लागत स्तर से कम होने पर सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में देखिए दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण फर्म स्पर्धी बाजार में सकारात्मक स्तर पर उत्पादन तभी करेगी जब बाजार कीमत OP से अधिक हो, जैसा ये चित्र में दिखा रखा है, जो ये ग्राफ बना हुआ है। स्पर्धी बाजार में फर्म की दीर्घकालीन औसत लागत बाजार कीमत से अधिक है यहाँ पे। अतः जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम होगी तो फर्म का उत्पादन स्तर शून्य हो जाएगा। तो इस तरह दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म बाजार कीमत के न्यूनतम लागत स्तर से कम होने पर सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती। बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर घूमती रहती है, यानी बाजार कीमत की प्रवृत्ति हमेशा सामान्य कीमत की ओर आने की होती है। देखिए इस ग्राफ से पता चल रहा है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमतों में एक घनिष्ठ संबंध होता है। बाजार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है और सामान्य कीमत एक स्थायी प्रवृत्ति को बताती है। बाजार कीमत अपने प्रत्येक परिवर्तन में फिर से सामान्य कीमत के बराबर आने की कोशिश कर रही है। दूसरे शब्दों में बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर घूमती है, यानी बाजार कीमत की प्रवृत्ति हमेशा सामान्य कीमत की ओर आने की होती है। ग्राफ में दिख रहा है हमें जो एक सीधी लाइन है, ये हमें सामान्य कीमत दर्शा रही है, और जो सर्पिलाकार ग्राफ दिख रहा है ये बाजार कीमत को दिखा रहा है। तो बाजार कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कभी ये सामान्य कीमत के ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो बार बार ऊपर नीचे जा रही है इसकी। इससे पता चल रहा है कि बाजार कीमत बार बार सामान्य कीमत के बराबर आने की प्रयत्न कर रही है। बाजार कीमत और सामान्य कीमत, बाजार कीमत और सामान्य कीमतों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। बाजार कीमत में क्या होता है, परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, जबकि सामान्य कीमत स्थायी प्रवृत्ति को बताती है। इसलिए ग्राफ में हमने देखा वो एक सीधी रेखा थी। बाजार कीमत अपने प्रत्येक परिवर्तन में पुनः सामान्य कीमत के बराबर आने का प्रयत्न करती है। इसलिए हमने ग्राफ में देखा कि बाजार ग्राफ जो है ये बार बार सामान्य जो कीमत है इसके ऊपर नीचे आ रहा है। मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग वक्र और पूर्ति वक्र द्वारा होता है। इस तरह बाजार में वस्तु की कीमत वहां निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे मांग वक्र DD और पूर्ति वक्र SS एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। E बिंदु पर क्या है, इसका मतलब मांग पूर्ति के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए
एक जगह एक्स एक्सिस में मांग और पूर्ति दिखा रखी है और वाई एक्सिस में कीमत दिखा रखी है। तो ई बिंदु पर कीमत निर्धारित हो गई है क्योंकि यहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर है। तो कीमत कितनी निर्धारित हो गई? 30 रुपये के बराबर। और वस्तु की पूर्ति कितनी है इस समय? एक्स एक्सिस में दिख रहा हमें 300 के बराबर। मांग भी इतनी है 300 के बराबर, पूर्ति भी 300 के बराबर है क्योंकि ई बिंदु पर मांग पूर्ति के बराबर है। अब हम देखते हैं जब कीमत 40 रुपये के बराबर हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लोग वस्तु की मांग कम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है S इज ग्रेटर देन D, मतलब यहाँ पे पूर्ति तो ज़्यादा है, मांग कम है, अतिरिक्त पूर्ति है। जब पूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, तो कीमत फिर से गिरकर ई बिंदु पर आ जाती है। इसी तरह से अगर कीमत गिर जाती है, 30 रुपये से कम हो जाती है कीमत, तो उस समय क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति घट जाएगी, या हम कह सकते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, कीमत फिर से बढ़ने लगती है और वो फिर से किस बिंदु पर आ जाती है? संतुलन बिंदु पर आ जाती है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारित होती है।